नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा है? जिसका नाम है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्या, हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था में हमने यह तो जान लिया बच्चों कि ठोसों में किस किस प्रकार के गुण या कौन कौन सी विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं, और हमने इसको पढ़ा द्रव तथा गैस के साथ तुलना करते हुए। अब हम ये जानेंगे कि ठोस जो होते हैं वो किस किस तरह के ठोस होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे आज क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो तैयार है आप सब मेरे साथ? तो शुरू करते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, आपने अगर ठोस देखे हो हमारे आसपास में तो अलग अलग तरह के ठोस होते हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे आज ठोसों के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के ठोस होते हैं, क्या क्या उनमें विशेषताएं पाई जाती है, वो हम जानेंगे। तो आपने देखे हैं अलग अलग तरह के ठोस। किस तरह के ठोस देखे होंगे? देखो, जैसे कि हीरा। हीरा जो होता है, डायमंड सबको पसंद है, बिल्कुल पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ये बहुत सुंदर और आकर्षक दिखता है ना, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका यूज करते हैं ज्यादातर ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, इसके अलावा कांच। कांच एक अपने अलग प्रकार का ही क्या है, ठोस है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या है ये? ठोस है। तो कांच जो होता है, कौन से कांच? हमारे खिड़कियों में लगाए जाने वाले कांच, है ना। तो यह भी एक प्रकार का ठोस है। इसके अलावा सिलिका, रबर, ये सभी जो है वो अलग अलग प्रकार के ठोस है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, अब ये जो ठोस हमारे आसपास है, कभी आपने सोचा है कि ये सारे ठोस किस प्रकार के ठोस हैं, कैसे ठोस है? यानी कि विशेषताएं तो हमें पता चल गई कि भाई इसमें ये विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से हम कहेंगे कि यह वस्तु जो है वो हमारी ठोस है, या ये पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में। लेकिन ठोस तो बहुत सारे ठोस हैं हमारे आसपास, बहुत सारी ठोस चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके अलग अलग प्रकार भी होंगे। यानी सब अलग अलग तरह के गुण होंगे। सारे ठोसों में एक ही तरह का गुण तो नहीं होगा, सब में अलग अलग प्रकार से होगा। तो वो कौन से गुण हैं जो इनमें अलग अलग प्रकार से इनको वर्गीकृत करते हैं? ठीक है, तो बच्चों आज हम जानेंगे कि ठोसों के प्रकार, यानी कि इतने सारे जो ठोस हैं उन ठोसों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया, अलग अलग प्रकार इनके बनाए हैं, है ना। अब वो किस आधार पर बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ठोसों के प्रकार में उनका वर्गीकरण, यानी कैसे उनको वर्गीकृत किया है, किसके आधार पर बच्चों? संरचना या ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, यानी कि उनकी संरचना कैसी है उसके आधार पर ठोसों को अलग अलग हमने प्रकार दे दिया, अलग अलग नाम हमने दे दिया। यानी कि जो बहुत सारे ठोस हैं, जैसे कि कांच है, रबर है, सिलिका है, तो कांच किस प्रकार का ठोस है ना। रबर किस प्रकार का ठोस है, हीरा है तो हीरा किस प्रकार का ठोस है। ठीक है, तो वो हम जानेंगे किससे? इससे, संरचना से। तो संरचना या ज्यामिति के आधार पर ठोस जो होते हैं बच्चों वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रकार के ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब क्या अंतर है इनमें, क्रिस्टलीय और हम कह सकते हैं अक्रिस्टलीय में? तो अंतर से पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि वाकई में क्रिस्टलीय में कैसी व्यवस्था है, अक्रिस्टलीय है तो अक्रिस्टलीय क्यों है, क्यों हम उन्हें अक्रिस्टलीय कह रहे हैं। तो ये हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्रिस्टलीय की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय को लेते हैं। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपकी स्कूल में जब सुबह सुबह प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है ना, तो क्या होता है, प्रेयर के समय में आपको एक लाइन से खड़ा किया जाता है। ठीक है, और एक पूरा परफेक्शन के साथ, यानी कि पूरा अच्छे से एक व्यवस्था बनाई जाती है ना। क्लास वाइज, क्लास 6, 7, 8 इस तरह से जो भी क्लासेस होती हैं, या गर्ल्स की लाइन अलग या बॉयज की, जैसे भी है, एक पूरी निश्चित क्रम बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी असेंबली में क्रम ऐसा बना दिया गया है कि एक लड़का
फिर लड़की उसके पास में, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का और फिर लड़की, ठीक है। और पीछे की तरफ में भी इसी तरह से बना दिया है गर्ल्स बॉयज करके, यानी कि जो लाइन बना दी गई है वो एक पंक्ति में किस तरह से बनाई है, एक गर्ल फिर बॉय फिर एक गर्ल फिर एक बॉय, ठीक है। उसके जस्ट पीछे में भी ऐसे लाइन बना दी है कि बॉय के पीछे गर्ल आ रही है, गर्ल के पीछे बॉय आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरी लाइन बना दी। तो ठीक इसी तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है बच्चों, किसमें मिलती है, क्रिस्टलीय में। किसमें मिलती है, क्रिस्टलीय में। तो क्रिस्टलीय में हमारी व्यवस्था जो होती है वो किस प्रकार की होती है, इस तरह से। मान लीजिए ए है, फिर बी है, फिर ए है, उसके बाद में फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बी आ गया, यहाँ ए आ गया, फिर बी आ गया, ए बी एंड देन ए, ठीक है। अगेन हियर इज, यहाँ पे बी ए बी ए बी और ए। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह व्यवस्था हमें किस में दिखाई देती है, ये हमें दिखाई देती है क्रिस्टलीय ठोस में। किस में दिखाई दे रही है, क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामिति दिखाई दे रही है। कैसी ज्यामिति दिखाई दे रही है बच्चों, निश्चित ज्यामिति दिखाई दे रही है, यानी कि फिक्स, बिल्कुल जिस तरह से आप प्रेयर में, असेंबली में बिल्कुल तरीके से लाइन बनाकर खड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से इन्होंने अपनी अपनी लाइन बना रखी है। तो इस तरह की ज्यामिति जिसमें ए बी ए बी ए बी, फिर ए के पीछे बी आना चाहिए, बी के पीछे ए आना चाहिए, तो इस तरह से एक क्रम बनाते हुए एक संरचना जो बनती है, इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यानी कि ऐसे ठोस जिसमें इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की तरफ। अब अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जैसे कि स्कूल में आपकी लंच बेल होती है, ठीक है। लंच बेल होने के बाद में क्या होता है, ग्राउंड वही है, लेकिन क्या है, कुछ बच्चे अपनी अलग ग्रुप बना करके बातें कर रहे हैं, तो कुछ जो अपना लंच ले रहे हैं, कुछ जो है वो खेल रहे हैं। कहने का मतलब है कोई भी कहीं भी खड़ा हुआ है या कोई भी कहीं भी ग्रुपिंग करके अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि अक्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार के ठोस होते हैं कि इसमें कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं, यानी कि कोई भी एक निश्चित क्रम नहीं बना हुआ, कहीं भी कोई भी व्यवस्थित है, ठीक है। तो इस तरह का जो हमें व्यवस्था देखने को मिलती है वो हमारे होती है अक्रिस्टलीय में। अब देखो, यह व्यवस्था होती किसकी है बच्चों, यह व्यवस्था होती है अवयवी कणों की। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इन कणों की संरचना, ये जो संरचना या ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं, ये हम इन्हीं कणों की संरचना पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो कण है, ये कण इस तरह से व्यवस्थित है, ठीक है। इस तरह से व्यवस्थित है ये कण कि इससे क्या हो रहा है कि एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करते हैं, तो अक्रिस्टलीय में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कण बीच में आ गए, कहीं पे इतना जगह ये बीच में आ गया, ये अलग से नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कोई भी फिक्स्ड नहीं है, कहीं भी कोई भी यहाँ पे व्यवस्थित हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ए बी और फिर ए, तो यहाँ पे फिर आ गया है ए, यहाँ बी, यहाँ ए, फिर बी, ठीक है। यहाँ ये बीच में एक लाइन जा रही थी, यहाँ पे बीच में ही क्या हो गया, ए बी, मानो बी ए, फिर यहाँ पे बी यहाँ गए। तो ये कोई भी मतलब निश्चित ज्यामिति यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था जो होती है वो हमें देखने को मिलती है किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है बच्चों। तो यह हो गए हमारे दो प्रकार संरचना के आधार पर। हमने क्या देखा कि जो अवयवी कण है वो अवयवी कण जो है वो अलग अलग तरह से व्यवस्थित है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, एक लाइन बनाते हुए एक तरीके से, है ना। तो इस तरह का जो ठोस है वो हमारा है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और जहां पर कि कोई निश्चित क्रम नहीं है, कोई भी कहीं भी खड़ा हुआ है, तो वो हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। और ये कौन व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित है कण, अवयवी कण, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं हम क्या कि ये जो क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस है, इन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में हम किस तरह से इनमें डिफरेंस करें, ठीक है, यानी कि इनके क्या क्या गुण और विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें अंतर करना है किसके मध्य, हमें अंतर करना है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय के मध्य, ठीक है बच्चों। देखो क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ज्यामिति की, ठीक है। तो ये व्यवस्था हमारी किसकी है, यह व्यवस्था है हमारी क्रिस्टलीय की, ठीक है, और यह व्यवस्था है हमारी किसकी, अक्रिस्टलीय की, ठीक है बच्चों। तो यह व्यवस्था हमारी क्रिस्टलीय की है और यह व्यवस्था अक्रिस्टलीय की, यानी कि सभी कण तरीके से जमे हुए हैं, एक ज्यामिति बना रहे हैं और जहां पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब बिल्कुल अलग अलग व्यवस्थित है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूं ज्यामिति की, जो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, संरचना, ज्यामिति, निश्चित, अनिश्चित, यही बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्रिस्टलीय में ज्यामिति मेरी कैसी हुई, एक फिक्स्ड निश्चित ज्यामिति है। कैसी ज्यामिति है, निश्चित। ठीक है, और अक्रिस्टलीय में कैसी है, कहीं भी कोई भी व्यवस्थित है, तो यह है मेरी अनिश्चित ज्यामिति। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले पॉइंट की। अगले गुणधर्म क्या है हमारा, परास, ठीक है। परास से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है परास का। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा क्रिस्टलीय में सभी व्यवस्थित है तरीके से, है ना। तो पहली पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक, ठीक है, या परतों के रूप में भी अगर हम देखें, देखो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों का जो विन्यास होता है वो त्रिविम होता है ना। त्रिविम का मतलब होता है बच्चों x, y और z तीनों अक्षिस में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि त्रिविम विन्यास में सभी कण जो होते हैं वो तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो व्यवस्था है वो पहले से लेकर के अंतिम पंक्ति तक या अंतिम परत तक व्यवस्था बनी रहती है, व्यवस्था बिगड़ती नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दूर तक यही व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ क्रिस्टलीय में हमें देखने को मिलता है दूर तक, तो दीर्घ परास कोटि। क्या मिलता है यहाँ पे हमें देखने को, हमें मिलता है दीर्घ परास कोटि। कोटि कैसी है, दीर्घ परास, यानी दूर तक व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपने देखा कि कुछ एक पंक्ति तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होगी, तो दूसरी और बिगड़ जाएगी, तीसरी उससे भी ज्यादा, यानी कि कहीं कोई निश्चित ज्यामिति तो है ही नहीं, है ना। तो जब ज्यामिति निश्चित नहीं है, ज्यामिति निश्चित नहीं है, इसका मतलब जहां ज्यामिति निश्चित नहीं है वहां पर लघु परास कोटि होगी। कैसी होगी, लघु, यानी कि दूर तक सही व्यवस्था नहीं बनी हुई है, कोई भी कहीं भी खड़ा हुआ है, एक पंक्ति थोड़ी सही है। देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको जैसे जो हम प्ले सेक्शन के बच्चे होते हैं, है ना, उनको जब एक लाइन में खड़ा किया जाता है तो आपने देखा होगा कभी कोई कैसे हिल रहा है, कोई कैसे झूम रहा है ना, कोई अपने बाल बना रहा है, यो करेगा, कोई आगे जाएगा। तो दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, वहाँ कोई एक अच्छी लाइन बनी हुई होती है क्या, नहीं होती है। छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता, है ना, तो वो क्या करते हैं कि पूरी लाइन को बिगाड़ देते हैं, है ना, खराब कर देते हैं। तो ठीक इसी तरह से क्या हो रहा है, अक्रिस्टलीय में कोई भी कहीं भी व्यवस्थित है, तो यह व्यवस्था जो है वो एक लाइन थोड़ी फिर भी ठीक चलेगी तो दूसरी खराब हो जाएगी, है ना, तीसरी में कहीं से कोई और बीच में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे हमें एक लघु परास कोटि देखने को मिलती है, दूर तक सही व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये है हमारी लघु परास कोटि देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गलनांक की, ठीक है।
अब गलनांक होता क्या है? देखो बच्चों, गलनांक क्या होता है? जब हम अवस्था परिवर्तन करते हैं। अवस्था कैसे परिवर्तित होती है वो मैंने आपको बताया था, यानी कि ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में। तो जब हम ताप देते हैं किसी भी ठोस को, ताप देने पर वह किस में परिवर्तित होती है? द्रव में। तो वो ताप जिस पर कि एक ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देती है उसे हम कहते हैं गलनांक। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होगा वो कैसा होगा? कम होगा या फिर ज्यादा होगा? देखो, क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्रिस्टलीय ठोस में सभी जो है वो एक निश्चित व्यवस्था बनाए हुए हैं। ठीक है। तो निश्चित व्यवस्था जब बनी हुई है तब हम इसको गर्म करेंगे या ताप देंगे तो इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका एक फिक्स टेम्परेचर आता है। तो गलनांक की अगर हम बात करते हैं तो गलनांक इनका फिक्स रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? दोबारा मैं फिर आपको समझा रही हूँ। कहने का मतलब क्या होता है? गलनांक जब किसी भी पदार्थ को हम ठोस से द्रव में परिवर्तित करते हैं या द्रव से गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तब वहाँ पर क्या होता है कि उस अवस्था में जब वो परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं तो वो जो ताप होता है वो हमारा गलनांक या क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। तो गलनांक जो होता है, गलनांक में क्या कर रहे हैं हम? ठोस से द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है। अब ताप देने पर ठोस से जब द्रव में उसको परिवर्तित कर रहे हैं तो वो जो ताप जहाँ पर कि जैसे NaCl, तो 801 डिग्री पर NaCl जो होगा वो द्रव में बदलना शुरू कर देगा। ठीक है। तो उसका ताप 801 डिग्री ही बना रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता। जब वो पूरा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, जब उसका ताप जो है वो परिवर्तित होगा या चेंज हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? यानी कि जब तक वो पूरा अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक गलनांक जो है वो बना रहता है, यानी कि वो टेम्परेचर बना रहेगा। ठीक है। तो गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित गलनांक होते हैं। ठीक है। फिक्स्ड गलनांक होते हैं। तो क्रिस्टलीय जो होते हैं, क्रिस्टलीय के हम अगर गलनांक की बात करें तो गलनांक जो होंगे वो कैसे होंगे? एक निश्चित होंगे, कहना कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, निश्चित होंगे। या हम कह सकते हैं इसको कि एक निश्चित एक तापक्रम फिक्स रहेगा। ठीक है। यानी कि तीक्ष्ण होता है, अधिक होता है ना? अधिक होगा, है ना? और इसके साथ साथ निश्चित भी है, फिक्स भी है। जैसे NaCl, एग्जाम्पल जैसे कि NaCl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसका कितना होता है? 801 डिग्री। ठीक है। इस तरह से अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? अक्रिस्टलीय ठोस की। तो अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि मान लीजिए रबर है। रबर को जब हम गर्म करते हैं क्या होगा? कुछ देर तक कुछ हिस्सा जलता है, उसके बाद में कुछ जल रहा होगा और कुछ जो है वो जल चुका होगा। तो कब? जैसे कि मैंने उसको ताप देना शुरू किया, जैसे जैसे ताप बढ़ता चला, 50 डिग्री का तक ताप आया तो 50 डिग्री ताप पर वो जो है वो द्रव में बदलना शुरू हो गया। अब 50 डिग्री के बाद मैं ये चाहती थी कि मैंने तो यही सोचा कि भाई जब क्रिस्टलीय में एक जगह रुक गया तो वहां भी रुक जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वहां पर रेगुलर टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 50 होगा, फिर 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा। तो जब तक कि वो पूरा का पूरा द्रव में परिवर्तित नहीं होता है तब तक जो ताप है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही रहेगा। वो एक जगह कांस्टेंट नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। कहाँ होगा फिक्स? जब वो पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा, जब हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है मैंने गर्म करना शुरू किया तो 50 डिग्री पर उसने पिघलना शुरू किया। किसने? रबर ने। 50 से लेकर जब मैं 100 पर पहुंची, 100 डिग्री पर, तब जाकर के वो वहां पर स्टॉप हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय में एक निश्चित वैल्यू नहीं होती। हमें क्या देखने को मिलता है? हमें वहां ताप परास होती है। ताप परास मिलती है। जैसे कि 50 से लेकर के और 100 तक, यहाँ तक मैंने दिया इसको टेम्परेचर, जब जाके ये है
वो पूरा का पूरा द्रव में परिवर्तित हुआ। एक फिक्स वैल्यू नहीं मिली मुझे, यानी 50 से 100 तक पूरा पहुंची जब जाके, तो मैं नहीं कहूंगी कि 100 डिग्री, नहीं, इसके लिए 50 से 100 एक पूरी एक रेंज मिलती है, है ना। और जबकि हम बात करते हैं क्रिस्टलेट हाउस की, तो क्रिस्टलेट हाउस में हमें फिक्स वैल्यू मिलती है कि 801 है, 1500 या 1200, 200 जो भी है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी गलनांक की कि क्रिस्टल के गलनांक जो है फिक्स वैल्यू देते हैं, जबकि अक्रिस्टल के ताप परास एक रेंज हमें मिलती है कि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर गया, और जब टेम्परेचर पूरा एंड तक पहुंचा तब जाकर के वो वहां पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा टॉपिक है संपीड्यता। क्या अर्थ होता है इसका? संपीड्यता का क्या मीनिंग है? संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, जो हमने ठोसों के अभिलक्षण में भी पढ़ा, यानी कि किसी भी ठोस को या किसी वस्तु को दाब लगा करके उसके कणों को पास पास लाने की कोशिश की जाए, ठीक है, उसे कहते हैं संपीड्यता। अब पास कब आएंगे? जब उनके बीच में थोड़ा सा स्थान हो, है ना। लेकिन हमें पता है कि ठोस में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई भी इनके बीच में स्थान नहीं होता, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। वही व्यवस्था हमें क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामिति देखने को मिलती है कि सभी जो कण है वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है ना। जो सभी ज्यामिति में एक तरीके से व्यवस्थित है, एक दूसरे से बिल्कुल टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, इनके बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस या रिक्त स्थान नहीं है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? आप इन कणों को और पास ला सकते हो क्या दबा करके? नहीं ला सकते, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पास है। तो संपीड्यता इसमें क्या होगी? नगण्य, यानी कि ना के बराबर, या कह सकते हैं नगण्य। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल खत्म, ना के बराबर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलेट हाउस की, तो अक्रिस्टलेट हाउस जैसे रबर, अब रबर जो है हम उसमें थोड़ा सा अगर हम उसको दबाएं तो थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती उससे कि हम उसको प्रेस करें और शेप चेंज हो जाए कि वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो। क्योंकि हमें पता है कि जब हम कणों को दबाते हैं तो कण जो अगर दूर हैं और पास आएंगे तो अवस्था परिवर्तन होता है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलेट हाउस की, तो क्या उसमें संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी है? तो कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता तो है उसमें, लेकिन बहुत ही कम है। कैसी है? बहुत ही कम, ठीक है। तो कम संपीड्य, जैसे कि रबर, ठीक है। कैसे है? कम संपीड्य, यानी संपीड्यता है लेकिन बहुत ही कम है, ना के बराबर, ठीक है। यानी थोड़ा सा हम उसको प्रेस कर सकते हैं